जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि आपके एग्जाम में ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। ये आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा 1 मार्कर, एक क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्कर और एक क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्कर। मतलब कैसे? आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से? एक क्वेश्चन होगा, याद रखिए, 1 मार्कर, एक क्वेश्चन होगा, याद रखिए, 2 मार्कर और एक क्वेश्चन होगा, याद रखिए, 3 मार्कर। इसका मतलब 3, 2, 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने आएंगे? 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटल उनका मार्क्स स्कीम जो होगा, मार्क्स का जो टोटल होगा वो 6 मार्क्स का होगा। इस चैप्टर में जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें याद रखिए 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में हम लोग करते हैं, याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर, और दूसरे पार्ट में हम लोग करते हैं बच्चों सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। जो पहला पार्ट है उसमें उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपकी एनसीईआरटी में 9.1, 9.2 और 9.3 कवर किए जाते हैं। 9.1, 9.2, 9.3 और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी एक्सरसाइज कवर की जाती है? सुनिएगा, 9.4, 9.5 और 9.6, यानी कि टोटल ये 6 एक्सरसाइज हैं। लेकिन अगर आपके पता हो कि जुलाई 2020 में आपकी सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है, और सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद जो टॉपिक आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो वो एक याद रखिए 9.3 नहीं है आपके सिलेबस में, 9.1, 9.2 तो आपको करना है, 9.4, 9.5 करना है, 9.6 अब आपको नहीं करना है। यानी कि आपके सिलेबस में इस साल जो मई 2020 में एग्जाम हो रहे हैं वो ये कवर होगा, 9.1, 9.2 कवर होगी, 9.4 और 9.5 कवर होगी। ये जो 9.4 है इसका नाम है, याद रखिएगा, वेरिएबल सेपरेबल। जो 9.5 है इसका नाम है, याद रखिएगा, होमोजीनियस इक्वेशन। इसका नाम लीनियर इक्वेशन होता था विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसकी तो बात करना ही बेकार है अभी फिलहाल। और 9.1 जो है इसमें हमें बताना होता है, याद रखिए, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इक्वेशन दे रखी होगी, बताना होगा कि डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है। और 9.2 ये याद रखिए एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जो आपने चैप्टर नंबर 5 किया था ना, डिफरेंशिएशन, उस पर बेस्ड है। इसमें इक्वेशंस आपको कुछ दे रखी होती हैं, उन इक्वेशंस को कुछ प्रूफ वगैरह करके लाना होता है। फिलहाल जब करेंगे तो बताया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करूंगा। वजह यह है कि आपके एग्जाम में इसी टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कंपैरेटिवली बहुत कम ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन अब पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें से कंटेंट ज़्यादा होगा, 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। तो शुरुआत में करता हूँ 9.4 से, वेरिएबल सेपरेबल से। पहले आप जरा नोट कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उस मेथड का नाम है बच्चों वेरिएबल सेपरेबल। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल के बारे में जरा सुनिएगा। नाम से ही पता चल रहा है सेपरेबल। सेपरेबल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। एक जैसी प्रजाति के लोगों को अलग और एक जैसी प्रजाति के लोगों को अलग कर देना। मतलब कैसे? देखिए, मैं बताता हूं वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल का मेथड ढंग से नहीं आया तो ये चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है आपके लिए, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में वेरिएबल सेपरेबल का यूज होना ही होना है। तो ये दिमाग में बात रख लीजिएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा सुनिएगा। मैं वर्किंग रूल बता रहा हूं। जब भी कोई मेथड बताऊंगा तो मैं उसका वर्किंग रूल जरूर बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी नहीं रटना, याद रखिए, मेथड समझना है। बस मेथड दिमाग में रख लिया, 2 से 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप का, बस हर क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। तो पहले स्टेप पर क्या करेंगे सुन लो बच्चों। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी होगी, चुपचाप से आपको क्वेश्चन लिख देंगे, उसकी जो भी इक्वेशन होगी वो लिख देंगे। स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 पर आपको क्या करना होगा, हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा करना होगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो भी इक्वल टू में टर्म्स दे रखी होंगी, जैसे इक्वल टू है, इस तरफ कुछ लिखा हुआ है, इस तरफ कुछ लिखा हुआ है, तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3, उस पर क्या करना होगा जरा सुनिएगा। इस पर आपको वो फाइनल स्टेप लगाना होगा जो मेथड का नाम है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना होगा, सुनना बच्चों। वेरिएबल सेपरेबल में जितनी भी y वाली टर्म्स होंगी उन सभी टर्म्स को dy के साथ रखना होगा, और जितनी भी x वाली टर्म्स होंगी उन x वाली टर्म्स को dx के साथ रखना होगा। कैसे? जैसे मान के चलिए दिखाई देता है कहीं पे sin x, कहीं दिखाई देता है sin इनवर्स x, कहीं पे दिखाई देता है log x, कहीं पे दिखाई देता है ex। मतलब कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूं, कहीं पे दिखाई देता है a raised to power x। x वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनको लेकर आएंगे किसके साथ, आप dx के साथ। और जितनी भी y वाली टर्म होंगी, y वाली जैसे sin y हो गया, sin इनवर्स y हो गया, log y हो गया, e raised to power y हो गया, a raised to power y हो गया, मतलब कुल मिला के वेरिएबल y हो गया। तो इसको हमेशा किसके साथ लेके आना है, dy के साथ। बच्चों x वाली टर्म्स को dx के साथ, y वाली टर्म्स को dy के साथ, ये बात दिमाग में रखिए। और ये कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ये बात रहेगी तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4, मैंने ये तो कह दिया कि y वालों को dy के साथ, x वालों को dx के साथ कर दीजिए। उसके बाद एक बात और याद रखना हमेशा कि जितने भी y वाली टर्म्स होंगी ना उसे लेफ्ट हैंड साइड में, और जितनी भी x वाली टर्म्स होंगी dx के साथ राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा किसको रखना है, dy को। राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रखना है, dx को। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 पे क्या करना है याद रखिएगा, यहां पे लिख देना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइडों में आपको क्या कर देना होगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करके जो भी आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये वर्किंग रूल है किसके लिए, वेरिएबल सेपरेबल के जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए। पहले आप ये नोट कीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं तो चीजें समझ में आएंगी। नोट करके जरूर रखिएगा। वेरिएबल सेपरेबल के लिए आपके एनसीईआरटी में 9.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9.4 के लिए कि dy dx इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। अभी जो मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं उन स्टेप्स को आपने लिखा होगा, उन स्टेप्स को जाके देखिए। मैंने क्या बताया, सबसे मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उस क्वेश्चन की इक्वेशन लिख दीजिए। जो भी क्वेश्चन दे रखा था मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय एक बात याद रखा करो बच्चों कि dy को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और dx को हमेशा राइट हैंड साइड में। तो मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dy के साथ क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉज एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस कॉज एक्स के साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। 1 प्लस कॉज एक्स dy, 1 माइनस कॉज एक्स dx। इसके बाद हमें इस पे लगा देना होगा बच्चों वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब x वाली टर्म dx के साथ, y वाली टर्म dy के साथ। मतलब dy एज इट इज ये क्या है, 1 माइनस का cos x और dx है, 1 माइनस cos x dx एज इट इज। अब यहाँ पे 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई में है, इसे मैं डिवाइड में ले जाता हूँ। डिवाइड में क्यों ले जाता हूँ, क्योंकि x वाली टर्म्स है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है जरा सुनिएगा। मैंने अगले स्टेप पे क्या बताया, x वाली टर्म सारी की सारी राइट हैंड साइड में, y वाली टर्म सारी की सारी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, हालांकि y वाली टर्म और कोई है नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, याद रखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करते हैं dy का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं किसका भला, 1 माइनस कॉज एक्स, 1 प्लस कॉज एक्स का। लेफ्ट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अच्छा, फिलहाल dy एज इट इज रहने दीजिए। अब इसका इंटीग्रल कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो चाहे रेशनलाइज कर दीजिए तब भी हो जाएगा, दूसरा तरीका इस पर सुपर फार्मूला लगा दीजिए। सुपर फार्मूला मतलब जैसे 1 माइनस कॉज एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज एक्स को लिख सकते हैं सुपर फार्मूला 1 माइनस कॉज एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साथ में dx, और 1 प्लस कॉज एक्स का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने ऊपर लगाया 1 माइनस कॉज एक्स का फार्मूला, नीचे लगाया 1 प्लस कॉज एक्स का फार्मूला। इसके बाद क्या होने वाला है ज़रा सुनिएगा। यहाँ पे फिलहाल dy एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और
dx। अब हम इंटीग्रल करेंगे, लेकिन आपको बताया गया था कि याद रखिए tan स्क्वायर का कभी भी इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो जब भी याद रखिए tan स्क्वायर आए तो पहले tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में, sec स्क्वायर x माइनस 1 में। अब यहाँ पे एंगल x/2 था तो मैं क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1, sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1। अच्छा, और साथ में dx तो रहेगा ही रहेगा। अब dy का इंटीग्रल कर दो, dy का मतलब एक तरह से 1 dy है, तो 1 dy का इंटीग्रल क्या होगा, y। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या आएगा, tan x/2। जैसे sec स्क्वायर x का tan x होता था बच्चों, तो sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल होगा tan x/2, और फिर एंगल x/2 का डेरिवेटिव 1/2, माइनस में 1 का इंटीग्रल x और प्लस का c। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आएगी 2 पर पहुंच जाएगा, 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं, जरा देखिएगा। 9.4 की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन करने के बाद अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि dy अपॉन में dx इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। और यहां पर उसने एक इंडिकेशन दे रखी है, क्या, y जो होगा ना, y यहां पर वो -2 से 2 के बीच में होगा, मतलब y की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है। हालांकि इसके सॉल्यूशन में इसका कोई यूज होगा नहीं, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है बस। तो y की वैल्यू जो होगी -2 से 2 के बीच में ही होगी। फिलहाल हमें y की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें तो बस इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो सुनिए। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है पहले इसमें क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको प्रोसेस बताया। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इससे करूंगा बच्चों, क्या आएगा, dy, और यहाँ पे क्या होगा भला, 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स नहीं है इस बार, 4 माइनस वाई स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx से। इसके बाद मेरे को लगाना है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, dy, भाई y वाली टर्म आ गई है, इसे इधर ले आओ, इधर ले आएंगे 4 माइनस का वाई स्क्वायर, और इधर अकेला बेचारा क्या बच जाएगा, dx। तो y वाली सारी टर्म्स dy के साथ, x वाला तो कुछ है नहीं तो अकेला रह गया dx। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों में इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे dy अपॉन में क्या, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 का स्क्वायर, y को लिख सकता हूँ y का स्क्वायर, और यहाँ पे dx एज इट इज। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको याद होगा सुपर 6 के फॉर्मूले जो बताए गए थे इंडेफिनिट में, कि 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन में √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है बच्चों साइन इनवर्स x बाई a प्लस का c। तो जो हाल वहां पर x का था, आज इसके क्वेश्चन में वो हाल y का होगा। तो 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x बाई a, तो x की जगह पे क्या है y, यानी कि y बाई 2, और इक्वल टू में क्या आएगा, dx का इंटीग्रल x प्लस का c। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर। मैंने सुपर 6 का फॉर्मूला लगा दिया है, 1 का इंटीग्रल x होता ही है और प्लस में c लिखा। ये क्वेश्चन था सेकंड आपके एनसीईआरटी का। आप लिखिएगा, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूं। 9.4 के लिए जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है dy dx प्लस में y इक्वल टू 1। देखने में बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखिएगा कितना खास क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है dy dx प्लस y इक्वल टू 1। आपको बताया गया था कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसमें भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कर दो, लेकिन इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि dy dx प्लस में y इक्वल टू 1 है। तो इसको कैसे निपटेंगे जरा सुनिएगा। पहले एक काम, पहले dy dx होने क्रॉस मल्टीप्लाई होने लायक बनाता हूँ मैं। कैसे, dy dx एज इट इज 1 प्लस का y इधर आके क्या होगा, माइनस का y। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई क्रॉस, dy इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस वाई, और साथ में क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dx। अब इसके बाद क्या काम कर दीजिए, वही dy एज इट इज 1 माइनस वाई जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा dx। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे dy अपॉन में 1 माइनस वाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जो यहाँ पे dx है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन में y का इंटीग्रल log y होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस वाई, और अपॉन में फिर इसका डेरिवेटिव भी किया जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस वाई का -1, इक्वल टू में क्या है dx है। तो dx का इंटीग्रल क्या होगा x, और प्लस में c।
अब एक बात याद रखिएगा, जब भी लॉग वाले क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे c लिखने के बजाय क्या लिख दिया कीजिए, log c। हालांकि अगर आप c भी लिख देंगे तो भी वो गलत नहीं है, वो ठीक ही है, मगर आप क्या करा करें, log लिख दिया करें। आपका 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच करेगा। अब ये करा क्या और कैसे करा उसके बारे में समझते हैं। देखिएगा क्या है, माइनस का नीचे आ गया, मैं माइनस को ऊपर लिख देता हूँ, यानी कि माइनस का log 1 माइनस वाई, माइनस का log 1 माइनस वाई, माइनस नीचे रहता ऊपर आ जाता है इसलिए ऊपर लगा दिया। अच्छा यहाँ पे क्या बचा है बच्चों, x प्लस में log c बचा हुआ है c। अब एक काम करते हैं, वो काम क्या है भला जरा समझिएगा। ये है माइनस का log 1 माइनस वाई इक्वल टू में x और प्लस में क्या बैठा हुआ है, c बैठा हुआ है। तो एक काम करता हूँ क्या भला, मैं यहाँ पे x को इधर ले आता हूँ तो माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है log c तो है ही, और माइनस का log इधर आके क्या होगा, प्लस का कर दूँ तो log 1 माइनस वाई हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि माइनस का log 1 माइनस वाई को उधर ले गया, प्लस कर दिया, यानी कि log वाले एक तरफ कर लिए, और प्लस का x इधर कर लिया तो माइनस x होगा। तो माइनस एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, फॉर्मूला कौन सा वाला, log m प्लस में log n। log m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m प्लस में log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, यानी कि c इंटू में 1 माइनस वाई आ जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद कई तरह के सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं बच्चों, लेकिन एक ही लेके चलते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीछे की वीडियोस अगर आपने देखी है तो मैंने बताया था कि जैसे कहीं पर log x इक्वल टू अगर आपको y दिखाई देता है तो मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालूं तो log उधर जाके क्या बन जाता है e, और सामने वाले को अपना बना लेता है पावर। जब भी log साइड चेंज करता है तो log के साइड चेंज करने पर log बन जाता है e, और सामने वाले को बना लेता है अपनी पावर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, c 1 माइनस वाई एज इट इज़, log को इधर ले जाऊँ तो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। log को मैं इधर ले गया, log इधर जाएगा तो इधर बन जाएगा e, और सामने वाले को अपनी पावर बना लेगा। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, क्या 1 माइनस वाई एज इट इज़ रहने दो, c को इधर ले आओ, e की पावर माइनस एक्स, c क्या हो जाए, डिवाइड में, c को डिवाइड में ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा एक काम 1 माइनस वाई एज इट इज़, e की पावर माइनस एक्स, और ये साथ में क्या है 1 बाई सी लिखा है। तो ये जो कांस्टेंट 1 बाई सी लिखा है इसको मैं एक दूसरा कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूँ। 1 बाई सी को मैंने अज्यूम कर लिया, क्या मान के चलिए a, तो इस पूरे के बदले लिख सकता हूँ a e की पावर माइनस एक्स, माइनस का y इधर आके हो जाएगा प्लस का y, और इक्वल टू 1। ये इसका एक आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए इसके और भी फर्दर आंसर हो सकते हैं। एक आंसर क्या हो सकता है, एक आंसर ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर x प्लस में केवल c लिखूँ, तो वो भी एक आंसर है जो 100% सही है। एक आंसर ये हो सकता है कि मैं यहीं पे छोड़ दूं, आगे ई में ना लाऊं, तो भी ये सही है। ये मैं थोड़ा आगे कर दिया, ये भी सही है, थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया तो ये भी सही है। मतलब कुल मिला के ये जो सिचुएशन है, दरअसल आपको पता होना चाहिए इंडेफिनेट इंटीग्रल में एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल का ही तो पार्ट है, इसलिए आपका यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, ये भी कर देंगे तो भी ठीक है, और ये करके ले आएंगे तो भी ठीक है। यानी कि कुल मिला के ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे ठीक ही हैं। आप नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, आगे थोड़ा सा और खास है। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, 4th क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है जरा सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन में सब कुछ है, sec स्क्वायर एक्स 10y dx, sec स्क्वायर y 10x dai। यानी कि क्वेश्चन में sec स्क्वायर एक्स भी है, sec स्क्वायर y भी है, 10y भी है, 10x भी है, फिर dx भी है, dy भी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो पहला तरीका मैंने आपको बताया वही मैं तरीका लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, वर्किंग रूल में इक्वेशन फटाफट लिख दीजिए, इक्वेशन लिख दी। इसके बाद मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई लायक चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अगले स्टेप पर आइए। अगले स्टेप में क्या बताया है, अगले स्टेप में मैंने बताया है कि वेरिएबल सेपरेबल करना है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब जो y वाली टर्म्स हैं वो सारी की सारी dy के साथ, और जो x वाली टर्म है वो सारी की सारी dx के साथ। और उसमें भी एक बात मैंने ऐड करी थी खास, वो याद रखना हमेशा दिमाग में, कि y को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, y को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो x होगा यानी कि dx होगा उसे हमेशा राइट हैंड साइड में करना है। तो वही काम करेंगे, देखिएगा ज़रा यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को गौर करना है किस पे, सभी पे। मैं dy को इधर ही रहने देना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको इधर ही लिख के रहने देता हूँ। जैसे कि sec स्क्वायर y 10x, मैंने क्या लिखा, sec स्क्वायर y 10x dy एज इट इज़ पूरा का पूरा।
और ये पूरा का पूरा उधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने का मतलब सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा 10y, और साथ में क्या आ जाएगा dx। मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर वाई 10x dy, सेक स्क्वायर वाई 10x dy एज इट इज, और ये सारा का सारा प्लस का उधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस का हो गया, 10y हो गया, और साथ में क्या हो गया dx। चलो मैंने अलग अलग कर दिया। अभी मैंने अलग अलग पूरी तरह से नहीं कर पाया हूं मैं, क्योंकि मुझे इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब y वालों को dy के साथ और x वालों को dx के साथ। तो जरा देखिएगा, आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है जिस पे फोकस करना है, यहाँ पे dy दिखाई दे रहा है, तो dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए है, और एक y वाली उधर भी तो है, ले आइए इधर, उसे उधर नहीं रखना क्योंकि वो अलग देश है, ये अलग देश है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई एज इट इज, 10y इधर मल्टीप्लाई में है तो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज, और यहाँ पे 10x मल्टीप्लाई में है तो वो भी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, मैंने वही काम कर लिया जो मैं बता रहा हूँ बार बार, वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। जितनी भी x वाली टर्म्स थी उसको dx के साथ, जितनी भी y वाली टर्म्स थी उन सबको ले आया मैं किसके साथ, dy के साथ। अब जरा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि यहां पे जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर वाई 10y, इसका इंटीग्रल होगा, और माइनस डाल के यहां पर बड़ा ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये, इसका इंटीग्रल अलग करेंगे, इसका इंटीग्रल अलग करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करा है तो देखते के साथ ही दिमाग में आपके हिट होगा कि 10y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि दोनों सिचुएशन में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो मैं दोनों जगह 10x को और 10y को बारी बारी करके पुट करूंगा, और पुट करके मेरे को उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में मिलेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं 10y को पुट करता हूँ, तो लिखता हूँ पुट 10y इक्वल टू में t, पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, और डेरिवेटिव करने के बाद लिए मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dy चल रहा है इसलिए y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो 10y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई dy, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt। बच्चों वही काम यहाँ पे भी करना है, वहाँ पर मैंने 10y को पुट किया था, यहाँ पे किसको पुट करेंगे, 10x को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लिखता हूँ पुट 10x को पुट कर देता हूँ क्या, p, पुट क्या है p, तो डेरिवेटिव भी करेंगे, तो यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जब y चल रहा था तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और जब x चल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx, और p का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dp। तो अब क्वेश्चन की शक्ल जो बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, इसमें मदद कीजिए मेरी। देखिए सबसे पहले ये क्या है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई किसके इक्वल है, dt के। तो मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई डी वाई के बदले, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के बदले क्या लिख डालता हूँ, dt, और नीचे 10y को मैंने क्या मान रखा है, 10y को मान रखा है t, तो यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू में माइनस एज इट इज, माइनस को माइनस ही रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, dp के इक्वल है, और नीचे 10x को क्या मान चुके हैं, p। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन की शक्ल बदल दी, जो y वेरिएबल था वो t में हो गया, और जो x वेरिएबल था वो p में हो गया। अब आपको पता होना चाहिए dt बाई टी का इंटीग्रल जानते हो क्या होता है, dt बाई टी का इंटीग्रल होता है log t, dp बाई p का इंटीग्रल होता है log p। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन लॉग में आएगा। तो याद रख लेना दिमाग में बिठा करके कि अगर इस तरफ भी सॉल्यूशन लॉग में आ रहा है, इस तरफ भी सॉल्यूशन लॉग में आ रहा है, तो जो आप c लिखेंगे वो केवल c नहीं लिखेंगे, पाप चढ़ेगा c लिखने पर, आपको लिखना होगा log c। dt बाई टी होगा, याद रखिएगा log t, और dp बाई p क्या होगा, log p, और प्लस में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, याद रखना log c। केवल c नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा। अगर ये भी सॉल्यूशन लॉग में चल रहा है, ये भी सॉल्यूशन लॉग में चल रहा है, तो ये तो लॉग में चलना ही चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे log t एज इट इज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस को आगे लिख देता हूँ, माइनस को पीछे, log c और माइनस का log p। अच्छा log t एज इट इज, log m माइनस log n किसके इक्वल है, log m माइनस में log n किसके इक्वल है, log m अपॉन में n, यानी कि c अपॉन में p। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा,
t इक्वल टू सी अपॉन में p। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, टी पी यानी कि पी टी इक्वल टू में c। अब यहाँ पर वापस p के बदले p की वैल्यू लिख दो। p की वैल्यू क्या है बच्चों, p की वैल्यू आपकी है 10x, t के बदले t की वैल्यू लिख दो। t की वैल्यू क्या है 10y और इक्वल टू में c। ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर। एग्जामिनेशन में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लिखकर आप खुद भी इसे जरूर रिपीट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन में इसके बाद कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके सामने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए, जब भी हम लोग करते हैं क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से, तो हर बार मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाली बात नहीं है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद बात क्या बताई गई थी, बात ये बताई गई थी कि x वाली टर्म्स dx के साथ और y वाली टर्म dy के साथ। ये जो बात बताई गई है शुरू से, वो आखिरी तक चैप्टर में चलती रहेगी। इसमें देखिएगा x माइनस एक्स माइनस एक्स, इसमें तो केवल x ही चल रहा है, y वाली टर्म्स तो है ही नहीं dy के अलावा। तो पहले मैं क्या करता हूँ जरा समझिएगा, ex प्लस में e की पावर माइनस एक्स डी वाई एज इट इज, ये पूरा का पूरा माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, e की पावर x और माइनस में e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या बताया, जितनी भी x वाली टर्म है उसको dx के साथ कर लीजिए। भला कैसे, अगर मैं करूंगा तो देखिएगा dy एज इट इज, ये है e की पावर x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चल जाएगा, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, ये डिवाइड में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग लिखते हैं बच्चों क्या भला, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे dy का इंटीग्रल होगा और यहाँ पे ex माइनस में e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रल किया जाएगा। देखो बॉस, इसका तो इंटीग्रल इजी हो जाएगा, लेकिन अब इसका इंटीग्रल कैसे होगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर मैं इसको पुट कर दूं ना, तो देखिए डेरिवेटिव उसका ऊपर अवेलेबल है। भाई ex का डेरिवेटिव क्या होता है ex, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होगा, माइनस हो रहा जाएगा। देखिए कैसे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, इस पूरे को मैं t पुट कर देता हूँ। इस डिनोमिनेटर में जो दिखाई दे रहा है इस पूरे को मैंने t पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ex का डेरिवेटिव क्या आएगा ex, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस वन, और साथ में dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा dt, ex का ex बच्चों, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस का वन। अब क्वेश्चन हमारा क्या तैयार होगा, देखिएगा क्वेश्चन हमारा, यहाँ तो dy एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखिएगा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स, इस पूरे को मैंने क्या मान रखा है t, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये पूरा क्या था dt। अब dy का इंटीग्रल क्या होगा y, और dt बाई t का इंटीग्रल log t प्लस में c लिख देता हूँ मैं। हाँ, चाहे तो आप log c भी लिख सकते हैं। तो y एज इट इज log t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ex प्लस में e की पावर माइनस एक्स प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ स्पीडली। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है dy dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, x भी है y भी है, लेकिन एक्स वाई अकेले नहीं है, 1 के साथ है स्क्वायर में, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, पहले तो वही काम करना चाहिए जो आपको बता रखा है कि वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन जब भी आए क्रॉस मल्टीप्लाई, dy और इनटू में क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dx। अब आपको क्या बताया भाई, एक ही बात दिमाग में गांठ बांध लो, क्या कि x वाले dx के साथ y वाले dy के साथ, तो ये तो dy है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या आ जाएगा dx। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही बचपन वाला काम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे,
और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको याद हो बच्चों 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किसी भी क्वेश्चन को बड़ा और किसी भी क्वेश्चन को छोटा मत समझ लेना, हर क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ गया वो आपके लिए छोटा क्वेश्चन है और जिस क्वेश्चन में अटक गए वो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा क्वेश्चन है। तो अटकना किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, हर क्वेश्चन को करना है। अब नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आफ्टर लॉग वाला क्वेश्चन आया जो क्वेश्चन में लॉग है। y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है, हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं। दिमाग में एक बात याद रखिए, y वाला लेफ्ट हैंड साइड, x वाला राइट हैंड साइड, हर जगह हर क्वेश्चन में यही बात एप्लीकेबल हो रही है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो y log y dx, उधर ले जाऊंगा तो माइनस का x dy हो जाएगा। चलिए मैं उधर ले गया। अगली बात पे जोर ये दूंगा मैं कि y हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, नहीं है ना, करो। मैं x dy को इधर लिख देता हूँ और y log y को इधर लिख देता हूँ, इसको इधर उसको उधर लिख दिया। अब इसके बाद ये dy है, y मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, log y मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये भी डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बच गया बच्चों, dx, और x मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। भाई दोबारा से सुन लो, dy लिखा, dx लिखा, dy लिखा, ठीक है, y log y मल्टीप्लाई में थे डिवाइड में आ गए, x मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे बच्चों dy अपॉन में y log y और यहाँ पे dx अपॉन में x। अब यहाँ पे कैसे होगा ज़रा सुनना, इसको बच्चों में 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में log y और dy लिख सकता हूँ। देखिए मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेहतरीन करने की कोशिश करी। 1 अपॉन में y लिख दिया, 1 अपॉन में log y लिख दिया, साथ में क्या लिख दिया dy, और इक्वल टू में क्या बच गया, इज इक्वल टू में बच गया क्या, dx अपॉन में x। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं log y को पुट कर दूँ तो log y का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, 1 अपॉन में y। जैसे log x का 1 अपॉन x होता है तो log y का 1 अपॉन में y हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सुनिए ज़रा, पुट log y को मैं पुट कर दे रहा हूँ t, log y को पुट कर रहा हूँ t। पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। भाई log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में y dy और t का डेरिवेटिव dt। तो क्वेश्चन की हालत क्या होगी देखिएगा, 1 अपॉन में y dy, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 1 अपॉन में y dy बच्चों, 1 अपॉन में y dy, तो 1 अपॉन में y dy क्या होगा, dt हो जाएगा। और 1 अपॉन में log y को क्या माना था आपने, log y को माना था t, तो 1 अपॉन में t हो गया। यहाँ पे तो भैया वही चल रहा है dx अपॉन में x, और 1 अपॉन में t dt, 1 अपॉन में t का इंटीग्रल क्या होगा, log t, dx अपॉन में x का इंटीग्रल क्या होगा, log x। अब भैया एक बात सुन लो, ये भी log में आ रहा है, ये भी log में आ रहा है, तो इसको भी log बना दीजिए। log कैसे, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, log c कांस्टेंट। अच्छा log t एज इट इज। अच्छा log m प्लस में log n, log m प्लस में log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n, यानी कि log m यानी कि c इंटू n यानी कि x। अब log से log कट जाएगा, क्या बचेगा t, और यहाँ पे क्या बचेगा cx, t एज इट इज, यहाँ बचेगा cx। अब बच्चों t के बदले t की वैल्यू डाल दो, t अपना क्या था, तो t जो था अपना वो तो था log y, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं log y और इक्वल टू में क्या आ गया cx। आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन एक बात सुनो, log को उधर ले जाएंगे तो e बन जाता है, आप लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या, log उधर जाएगा e और इसकी पावर में cx। ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। नोट कीजिएगा, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्लीज नोट इट। आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.4 को कवर किया। हालांकि ये पूरी एक्सरसाइज अभी नहीं हुई है। इस एक्सरसाइज में हमने 1 to 7 के क्वेश्चन करे हैं, 1 to 7 तक के क्वेश्चन करे हैं एनसीईआरटी के, और ये क्वेश्चन खास भी हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी चैप्टर्स के लिए भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के अलग अलग वीडियोस कैटेगराइज वाइज दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।